हेलो बच्चों, टेस्ला एडवेंचर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि अब हमने अभी तक वीडियोस में देखा था कि हमने प्योर इंडक्टिव सर्किट कैसे बिहेव करेगा अल्टरनेटिंग करंट सोर्स के साथ, प्योर कैपेसिटेंस कैसा बिहेव करेगा, प्योर रेजिस्टेंस कैसा बिहेव करेगा। इस वीडियो में हम अब चर्चा करेंगे कि अगर हम इनको कंबाइन करके कॉम्बिनेशन में लगाएं तो ये कंबाइनली कैसे बिहेव करेंगे। तो हमने एक रेजिस्टेंस और एक कैपेसिटेंस को सीरीज में लगा दिया है एक वोल्टेज सोर्स के साथ, और हमने माना कि जो रेजिस्टेंस है उस पर वोल्टेज बन रहा है वी आर और कैपेसिटेंस पे वोल्टेज बन रहा है वी सी। तो मैं इस बात से शुरुआत करूँगा कि जैसा डीसी में हम कहते थे कि वी आर प्लस वी सी वी होगा, ये यहाँ बिल्कुल नहीं होगा। ये बिल्कुल रॉन्ग है यहाँ पर, क्योंकि बच्चों ये आपको समझना पड़ेगा कि वी आर और वी सी सेम फेज में नहीं है, इसलिए ये यहाँ पे लिखना एकदम गलत है। ठीक है, तो ये सबसे पहली बात। तो फिर दूसरी बात ये है कि फिर हम लिखेंगे कैसे। तो अब इसकी शुरुआत जो हमें करनी चाहिए वो हमें करनी चाहिए फेजर डायग्राम बना के, है ना। तो इस कर्व की, इस आरसी सर्किट की शुरुआत हम करेंगे फेज डायग्राम बना के। तो मैं सबसे पहले फेज डायग्राम बनाता हूँ। देखिए, कभी भी जेई में आपको पता है कि उनको ऐसे सवाल वो लोग पूछते हैं एडवांस में, स्पेशली जो इनोवेटिव होते हैं, जो आपके कॉन्सेप्चुअल डेप्थ को चेक करते हैं। तो आप कभी भी ये उम्मीद मत कीजिएगा कि वो आपको पढ़ाए हुए टॉपिक्स में से ही एग्जैक्ट सेम चीज़ें देंगे। वो आपके कॉन्सेप्चुअल डेप्थ को चेक करेंगे। तो इसीलिए जेई में जो है कभी भी कंबाइंड सर्किट्स एसी में आते हैं, और कॉम्बिनेशन भी ये सिंपल नहीं होता। ये तो हम अभी सिंपल से शुरुआत कर रहे हैं, पर हम अच्छे कॉम्बिनेशंस भी पढ़ेंगे। पर कॉम्बिनेशन में भी मान लीजिए कि दो रेजिस्टेंस पैरेलल में हो और एक इंडक्टर कैपेसिटर सीरीज में, और ये तीनों आपस में लगे हैं, या फिर एक रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस के साथ पैरेलल में है और ये पूरा कॉम्बिनेशन सीरीज में है एक रेजिस्टेंस और इंडक्टर के पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ। तो इस टाइप के सर्किट्स आपको जेई में एडवांस में देखने को मिलेंगे। तो उसकी चर्चा हम करेंगे कि उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं, और हम इसकी भी चर्चा करेंगे कि जो एसी एमीटर होता है वो कैसे उसकी रीडिंग को हम मेजर करते हैं। वो आगे की बात है। तो सबसे पहले जब हम फेजर डायग्राम बनाएंगे तो हमें एक बात को ध्यान रखना है कि क्योंकि ये सीरीज सर्किट है तो सीरीज में करंट सेम रहता है। हम ये जानते हैं कि सीरीज सर्किट्स में करंट सेम रहता है। तो करंट अगर सेम रहेगा सीरीज सर्किट्स में, तो आप एक्स एक्सिस पे उसको बनाइए जो सेम है, तो वहाँ सेम है करंट। तो एक्स पे हमने बनाया करंट। अब हम जानते हैं कि जो इंडक्टर होता है, यहाँ पे जो कैपेसिटर होता है, वो कहता है कि उसके सर्किट में करंट जो होता है वो पाई बाय 2 आगे रहेगा वोल्टेज से। तो इसका मतलब है कि कैपेसिटर का वोल्टेज पाई बाय 2 पीछे रहेगा करंट से। पर करंट तो एक्स एक्सिस पे ही है, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो कैपेसिटर है इसका वोल्टेज वी सी वो बनेगा पीछे नीचे, ये वी सी होगा। और जो वी आर है, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, वो आपको पता है कि सेम फेज में होता है करंट के साथ। तो ये वी आर बनेगा, और ये फेज हम बना रहे हैं t बराबर 0 पर। अब आप ये देखिए कि यहाँ पर दो अलग अलग डायरेक्शन में वी आर और वी सी हैं, तो इनका रिजल्टेंट वोल्टेज जो वी होगा वो कुछ इनके बीच में होगा इस तरीके से। और ये एंगल होगा फाई। अब ऑब्वियसली अब आप ये बोल सकते हैं ना कि v होगा अंडर रूट वी सी स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर। ये फेज में हम वेक्टर एडिशन ही करते हैं, तो v होगा अंडर रूट ऑफ वी सी स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर, और tan फाई आप देख सकते हैं कि tan फाई होगा वी सी बाय वी आर, और tan फाई
होगा वी सी होगा आई एक्स सी और वी आर होगा आई आर। तो tan फाई होगा एक्स सी अपॉन आर और एक्स सी होगा 1/ओमेगा सी। तो tan फाई होगा 1/ओमेगा सी आर। ठीक है। अब v जो है उसको आप लिख सकते हो आई जेड। अब देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो आपको समझनी है कि इस सर्किट में ना तो अकेला रेजिस्टेंस है ना ही अकेला कैपेसिटेंस है। तो जो भी एसी करंट को जो अपोजिशन मिलेगा, जो विरोध मिलेगा, वो दोनों मिलके देंगे। और जो ये दोनों मिलके एक कंबाइंड सर्किट जो करंट को अपोज करता है, चाहे कॉम्बिनेशन कोई सा भी हो, चाहे आरसी हो, चाहे एलआर हो, चाहे एलसी हो, चाहे एलसीआर हो, कॉम्बिनेशन कोई सा भी हो, ये कंबाइंडली जो अपोज करते हैं उसको हम इम्पिडेंस बोलते हैं। और इम्पिडेंस को Z से डिनोट करते हैं, दिस इज इम्पिडेंस। तो डायमेंशनली इम्पिडेंस रेजिस्टेंस ही होता है, इसलिए V को हम आई आर की जगह आई जेड लिख रहे हैं। और आई जेड बराबर होगा अंडर रूट ऑफ वी सी होगा आई एक्स सी और वी आर होगा आई आर। तो आई कॉमन लेके कैंसिल कर दिया मैंने, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि z होगा अंडर रूट एक्स सी का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, है ना। और एक्स सी जो होता है वो होता है अंडर रूट ऑफ एक्स सी होता है 1/ओमेगा सी। तो ये इसका स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये z हो गया। और जैसा आप देख सकते हैं कि अभी भी जो सर्किट है उसमें वोल्टेज करंट से पीछे ही है। देखिए अगर सर्किट में प्रेजेंस कैपेसिटर और रेजिस्टेंस की है तो ये जो आपको सिम्टम्स दिखाएगा सर्किट, ये कैपेसिटिव सर्किट की तरह ही सिम्टम दिखाएगा। अब प्योर कैपेसिटिव सर्किट तो ये सिम्टम दिखाता है कि उसमें वोल्टेज पीछे होता है करंट से π/2, पर ये प्योर तो है नहीं। तो ये आपको बताएगा कि करंट फेज में आगे ही रहेगा अभी भी, पर वो फेज 100% π/2 नहीं होगा, मतलब उससे थोड़ा सा कम होगा। और ये ऑब्वियसली इस वजह से ही है कि जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस की वजह से थोड़ा सा फेज 90 से कम हो जाएगा। तो ये तो सबसे पहले Z आ गया, इम्पिडेंस आ गया। और आप इस सर्किट में रेजिस्टेंस की जगह कहीं पे भी Z का यूज़ कर सकते हैं। तो आई नॉट को आप लिख सकते हैं V0/Z और ये Z होगा अंडर रूट ऑफ एक्स सी का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इस तरीके से लिख सकते हैं। ऐसे आर एम एस को लिख सकते हैं, आई आर एम एस को V/RMS/Z, ऐसे ऐसे। तो tan फाई आ गया। और दूसरी चीज़ फाई जो आ गया वो आ गया tan इनवर्स 1/ओमेगा सी आर, ये आ गया फाई, है ना। और अब अगर आपको करंट लिखना है तो आई बराबर आप लिखेंगे आई नॉट होगा V0/Z साइन ओमेगा टी। और आप ये देखिए कि अब करंट ऑब्वियसली जो वोल्टेज है उसका फेज ओमेगा टी है, तो करंट का फेज ओमेगा टी से ज़्यादा रहेगा थोड़ा सा, है ना। तो यहाँ पे आप लिखेंगे प्लस फाई, और फाई क्या है, tan इनवर्स 1/ओमेगा सी आर। ठीक है बच्चों, तो आप इस तरीके से करंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और यहाँ हमें जो वेव डायग्राम है वो बनाने की आवश्यकता नहीं होती, हालांकि बना सकते हैं, पर हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि फाई जो है उसकी वैल्यू कितनी है, तो हम वेव डायग्राम नहीं बना रहे। और वो हम इजीली बना सकते हैं। अगर हम बनाना चाहें तो मैं आपको एक इस केस में बना के दिखा देता हूँ कि अगर वोल्टेज का फेज डायग्राम बनाएंगे तो वोल्टेज का फेज डायग्राम तो हमने पहले भी जो बात की हुई है उसमें बनाया था। वोल्टेज का फेज डायग्राम इस तरीके से बनेगा, V और ये T, ये V0
और ये माइनस वी नॉट। पर जो करंट का फेज डायग्राम होगा वो फेज डायग्राम, इनफैक्ट वेव डायग्राम की बात कर रहा हूं अगर मैं, तो करंट का जो फेज होगा वो आप देखिए कि थोड़ा सा आगे है, पर कितना आगे है मुझे नहीं पता। तो मैं इस कर्व को यहाँ से स्टार्ट कर दूंगा, साइन कर्व को, तो इस तरीके से बनाऊंगा। और ये वैल्यू कितनी होगी ये डिपेंड करता है कि फेज कितना है। इनिशियल जो फाई है वो ऑब्वियसली सर्किट में जो एलिमेंट्स गिवन है उनके वैल्यू पे डिपेंड करेगा। तो ये ग्राफ हम नेक्स्ट केसेस में नहीं बनाएंगे क्योंकि ये तो इजी है, हम ये बना सकते हैं। पर इसको बनाने के लिए एग्जैक्ट हमें फेज की वैल्यू पता होनी चाहिए, जो हमें इन केसेस में नहीं पता क्योंकि हम वेरिएबल ले रहे हैं। तो वी विल ओमिट दीज ग्राफ्स इन द नेक्स्ट वीडियोस। सो गाइज दिस, ये सबसे पहले तो ये तो एक बात होगी। दूसरी, अब अगर मैं पावर फैक्टर की बात करूं तो पावर फैक्टर जो होता है कॉस फाई होता है, हम जानते हैं। तो टेन फाई जैसे हमने देखा कि टेन फाई है एक्सी अपॉन आर, तो कॉस फाई जो होगा वो होगा आर अपॉन अंडर रूट एक्सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये होगा आर अपॉन जेड, ये चीज़ जेड है और ये पावर फैक्टर होगा। और अगर मैं बात करूं उसकी पावर एवरेज, लॉस ऑफ एवरेज पावर, तो ये होगा वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। और वी आर एम एस जो होगा वो वी नॉट बाय रूट टू, या अभी अगर हम इसे वी आर एम एस के टर्म्स में ही छोड़ दें, आई आर एम एस होगा वी आर एम एस अपॉन जेड और कॉस फाई होगा आर अपॉन जेड। तो ये हो जाएगा वी आर एम एस का स्क्वायर बाय जेड स्क्वायर इंटू आर। ये हो गया एवरेज पावर लॉस। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हम इस सीरीज आरसी सर्किट को समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका ही पैरेलल कॉम्बिनेशन की चर्चा करेंगे। थैंक यू।